हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और इस चैप्टर के सारे नोट्स यहाँ पे बोर्ड पे आपको मिल जाएंगे, जिससे करके पढ़ाई में आपको आसानी होगी। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले चार्ज क्या है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो चार्ज जो होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जैसे कि मास हो गया, मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, यानी खुद की अंदर की एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही चार्ज जो है वो मैटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। और ये जो चार्ज होता है, ये चार्ज सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होता है किसका? मैटर का। जैसे कि मास है, मास इज मेड अप विथ व्हाट, वो हमें पता नहीं है, यानी लास्ट में लास्ट प्रॉपर्टी होगी मैटर की, तो वो क्या होगा? मास होगा। जैसे कि एटॉम है तो एटॉम का कुछ मास है, तो वो मास किससे बना हुआ है वो हमें पता नहीं है, तो मास सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही चार्ज भी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, जिसपे हम आगे रिसर्च कर नहीं सकते। तो हम लिख सकते हैं कि ऑन विच वी कैन नॉट रिसर्च। अब चार्ज जो है उसे हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट आता है उसे कूलम्ब बोलते हैं, जिसका नोटेशन होता है कैपिटल सी। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके पास डायरेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चार्ज के दो टाइप आते हैं, एक तो आता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आता है नेगेटिव चार्ज। अगर हमने लाइक चार्ज ले लिए, यानी प्लस प्लस चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले लिए, तो दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगने वाला है? रिपल्शन फोर्स लगने वाला है। उसी तरीके से अगर हमने अनलाइक चार्ज ले लिया, अनलाइक चार्ज यानी प्लस माइनस ले लिया, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। और साथ ही साथ ये दो पॉइंट हमें याद रखने खूब भी जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ आता है, यानी अगर हमने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो साथ में मास भी जाएगा, या किसी ने हमें चार्ज दिया तो उसके साथ मास भी आने वाला है। लेकिन अगर हमने मास दिया तो साथ में चार्ज आए, ये जरूरी नहीं है। यानी अगर मास हम लेते हैं तो साथ में चार्ज आए या ना आए उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर चार्ज आया तो साथ में हमेशा मास लेके आने वाला है। और दूसरा पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि चार्ज जो है वो स्पीड पे से इंडिपेंडेंट है, यानी स्पीड पे वो डिपेंड करता नहीं है। जैसे कि एक चार्ज है, चार्ज कुछ स्पीड से जा रहा है, उसकी स्पीड कितनी भी होगी फिर भी वो चार्ज का जो वैल्यू होगा वो बदलने वाला नहीं है, यानी चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड। लेकिन मास जो है, मास डिपेंड करता है स्पीड पे। जैसे कि कोई एक बॉडी है, वो बॉडी कुछ स्पीड में जा रहा है। अब वो बॉडी जब स्पीड में जाएगा तब वो बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होगी, यानी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर पे से हम बोल सकते हैं C तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट, तो ये प्रोपोर्शनल टू m, यानी जब बॉडी कुछ स्पीड से जाएगा उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसका मास भी चेंज होने वाला है। यानी मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता नहीं है। तो ये सारी बेसिक बात हो गई चार्ज की। आगे बढ़ लेते हैं, आगे पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सिंपली जो हम 11th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा ही है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, उसका नाश किया नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में। वैसे ही चार्ज जो है, चार्ज को भी हम ऐसा ही बोलेंगे, उसे क्रिएट नहीं करा जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। तो क्या कर सकते हैं हम? चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर होंगे। किस तरीके से चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बाहर कुछ आ ना जा सके, तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज जो होंगे वो हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो तो एग्जाम्पल देखेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल तो इतना याद रखेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। उसे क्रिएट नहीं करा जा सकता, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता, ट्रांसफर होंगे। लेकिन किस तरीके से ट्रांसफर होंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेंगे। कैसे? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तीन चार्जेस दिखाए गए हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है। इस पे 3 कूलम, 1 कूलम, -2 कूलम है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? तो होगा Q1 + Q2 + Q3। सारे चार्ज लिख लिए, तो 2 कूलम जो है हमारा चार्ज वो आइसोलेटेड सिस्टम में है अभी फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसे हम शेक करेंगे, हिलाएंगे। हिलाने पर क्या होगा? चार्ज
ये दोनों चार्ज कुछ टकराएंगे तो कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो शेक करने पर नए चार्ज बन जाएंगे Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश। Q1 हमको देके रखा है 2 कूलम है, जबकि यहाँ पे 3 कूलम था, यहाँ पे 3 कूलम आ चुका है, जबकि यहाँ पे 1 कूलम था। और पूछा है कि ये जो थर्ड नंबर का चार्ज है उस पे कितना चार्ज का वैल्यू होगा, ठीक है। पहले कितना था, -2 कूलम का था, अब पूछा है कितना होगा। तो अभी अभी हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा कि जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड यानी क्या, पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो कि किसके बराबर आया था, 2 कूलम के बराबर आया था। वो जो चार्ज होगा वही चार्ज बाद में भी रहने वाला है, इसे ही हम बोलेंगे कंजर्व्ड रहा चार्ज, चेंज नहीं हुआ, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो अब ये जो इसके बाद का चार्ज है, यानी पहले का चार्ज इतना था, अब बाद का चार्ज 2 प्लस 3 प्लस Q3 डैश आ गया। Q3 डैश अननोन है, तो इसमें से आंसर हमें -3 कूलम मिल जाएगा, यानी यहाँ पे कितना चार्ज होगा, -3 कूलम का। तो ये -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 कूलम का चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में रहेगा। और वही हमने देखा था कि 2 कूलम का चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में था, यानी चार्ज कैसा हो गया, चार्ज हो गया कंजर्व्ड। तो शायद से आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कहानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो इसका मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट यानी क्या कि चार्ज जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे कि बाजार से अगर हम एक पेन खरीदने जाएंगे तो हमें एक पेन देगा, या फिर 2 पेन खरीदेंगे, या फिर 3 पेन खरीदेंगे। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरे को आधी पेन दे या मेरे को 2.5 पेन दे। क्यों, वो जो पेन है वो फिक्स्ड अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। वैसे ही चार्ज जो है वो भी फिक्स्ड अमाउंट में मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम जितना चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये चार्ज को हम बोलेंगे फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। और इससे कम चार्ज, ये सबसे छोटे में छोटा चार्ज है, इससे कम चार्ज हम किसी भी बॉडी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या हम ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर टू अ बॉडी, इससे कम चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ये फंडामेंटल चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम जितना, ठीक है। अब तो ये बात हो गई किसकी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अब दूसरी तरीके से समझेंगे ओरिजिनल वे जो है क्वांटाइजेशन का, कि जो चार्ज होते हैं Q यानी चार्ज, जो हमें ट्रांसफर करना है या लेना है, जो चार्ज होते हैं वो हमेशा जो फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज अभी हमने पढ़ा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैसे, कि फंडामेंटल जो चार्ज है उसके मल्टीपल इंटीजर में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। यह क्या हो गया, इंटीजर 1 2 3 4 राउंड फिगर, ठीक है। यानी चार्ज हमेशा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए। अब ये क्या चीज है ये समझेंगे एग्जांपल लेके। प्लस माइनस क्यों रखा है, ये प्लस प्रोटॉन का हो गया और ये माइनस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस साइन लगा देनी है। तो ये चीज को समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है मैंने। क्या लिखा है कि 8 इंटू 10⁻18 कूलम जितना चार्ज क्या हम बॉडी को दे पाएंगे, किसी बॉडी को दे पाएंगे इतना चार्ज। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन देखा, मल्टीपल इंटीजर ऑफ फंडामेंटल चार्ज, तो लिख लेंगे Q इज इक्वल टू एनी, प्लस और माइनस लगाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ पे क्यों समझ में आ जाएगा। Q हमें कितना चार्ज देना है, कितना चार्ज बॉडी को देना है, कितना चार्ज बॉडी को देना है, 8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू n, इंटीजर है। E फंडामेंटल चार्ज अभी देखा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब n को सब्जेक्ट बनाएंगे तो n का आंसर आ जाएगा 5050। इसका मतलब क्या निकला कि n क्या है, इंटीजर है। हमने क्या बोला था, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर n का आंसर इंटीजर में आता है तो हम बोल देंगे हाँ इतना चार्ज हम बॉडी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करते हैं n का आंसर आता 49.2 या 50.2 या 50.5, यानी फ्रैक्शन में आता, राउंड फिगर में नहीं आता। अगर आंसर यहाँ पे तो हम बोल देते कि इतना चार्ज हम नहीं दे पाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे आंसर आ गया है इंटीजर में, तो हम बोल देंगे कि इतना चार्ज हम बॉडी को ट्रांसफर कर सकेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में सिंपल सी 3 मेथड है कि हम कैसे चार्ज कर सकते हैं बॉडी को अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है वे टू चार्ज अ बॉडी। तो फर्स्ट जो मेथड है इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी क्या कि अगर हमें चार्ज करना है बॉडी को तो बॉडी को हमें डायरेक्टली कांटेक्ट में लाना होगा, टच कराना पड़ेगा। टच कराया उसका मतलब क्या हो गया, कंडक्शन। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट चार्ज है जो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। उसी तरीके से सेकंड जो चार्ज है वो न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल यानी क्या, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। अगर हमें ये बॉडी जो न्यूट्रल है उसे चार्ज करना है ये मेथड की हेल्प से कंडक्शन की, तो क्या करेंगे, दोनों बॉडी को टच कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट टच, इसको कंडक्शन बोल देंगे। अगर टच कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ के जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे और बाद में दोनों को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी ये मेथड की हेल्प से हमने ये जो न्यूट्रल बॉडी थी उसे चार्ज कर दिया। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट लाइन हमें याद रखनी है, ये लिखी हुई है, यानी कि अगर जो दो चार्ज दिए गए हैं वो अगर आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल यानी क्या, उसका शेप और साइज सेम हो, तब दोनों बॉडी पे जो चार्ज होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है दोनों बॉडी तभी जाके हम बोल सकेंगे कि दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वली डिवाइड हुए हैं। कैसे, जैसे कि एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, दोनों चार्ज या फिर बॉडी कैसी है, आइडेंटिकल है, सेम शेप एंड साइज है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे 0 यानी न्यूट्रल है। दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को अगर हम टच कराते हैं बाद में छोड़ते हैं तो सेपरेट करते हैं तो दोनों पे Q/2 यानी आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहला था कंडक्शन, कंडक्शन में डायरेक्ट टच कराते थे, इंडक्शन में हम टच कराने वाले नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट। अब विदाउट कॉन्टैक्ट कैसे, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करते हैं दो बॉडी ए और बी दी है, दोनों बॉडी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल यानी क्या, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये जो बॉडी बी है उसे हमें नेगेटिवली चार्ज कराना है, उसे नेगेटिवली चार्ज कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक तीसरी बॉडी लेंगे, बॉडी पी, यहाँ पे लिया हुआ है बॉडी पी, वो बॉडी पी नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है, अब ये बॉडी पी नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास हम ए लाएंगे सबसे पहले। जब ए लाएंगे तब क्या होगा, ए के अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सेपरेट हो जाएंगे। पहले तो साथ में थे, क्यों, न्यूट्रल था। अब नेगेटिव आने के कारण पॉजिटिव ये साइड अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव ये साइड चले जाएंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, बॉडी बी को टच कराएंगे। यहाँ पे एक्चुअली बॉडी यहाँ पे तो टच हो रही है लेकिन यहाँ पे हम टच नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम इसे बोल देंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बॉडी टच कराए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉडी बी में ट्रांसफर हो जाएंगे। बाद में दोनों को सेपरेट करेंगे तो बॉडी बी कैसा हो जाएगा, बॉडी बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर कोई हमें पूछ ले कि बॉडी बी को हमें पॉजिटिवली चार्ज कराना है तो कैसे करेंगे, तो तब ये जो बॉडी पी होगी जो एक्स्ट्रा लेने वाला है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, शायद से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है, बॉडी को चार्ज करना है फ्रिक्शन की हेल्प से, तो वो चीज खास करके इंसुलेटर में काम आती है। ठीक है, इंसुलेटर को हम ऐसे चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि वो जो स्केल हम लेते थे बचपन में सिर पे रगड़ते थे। ठीक है, वो स्केल क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम दोनों बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऐसे करके हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक, फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं यानी हम कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये बॉडी के अंदर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेंगे। और हमें पता है कि कुछ भी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब एक्साइट हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो हीट जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फ्री होके एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉडी में से कौन सी बॉडी में जाएंगे वो डिपेंड करता है बॉडी का क्या नेचर है। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहां से यहां ही जाएगा, डिपेंड्स ऑन द नेचर दैट इलेक्ट्रॉन विल ट्रैवल फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी। ठीक है, तो ये हो गई मेथड। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फर्स्ट पार्ट है स्केलर फॉर्म और नेक्स्ट में देखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो कूलम्स लॉ है क्या वो समझ लेते हैं, वो क्या बताता है। तो कूलम्स लॉ दो चीज बताता है। पहला तो बताता है कि चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है,
कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव और ये वगैरह। और दूसरा पॉइंट ये बताता है कि जो फोर्स लगेगा उसका अमाउंट क्या होगा, विथ हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। तो वही लिखा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये दो चीज बताता है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ का जो ये स्केलर फॉर्म है वो समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, सेम चीज हमें एग्जाम में बनानी होगी। फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकंड चार्ज हो गया। फर्स्ट पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R हमने मान लिया है। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है यानी लाइक चार्ज है, तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। ये जो सेकंड चार्ज है, ये सेकंड चार्ज पे, ये सेकंड चार्ज पे, ये सेकंड चार्ज पे, ये फर्स्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो हम बोल देंगे फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज, किसकी वजह से, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। उसी तरीके से ये फर्स्ट चार्ज पे, ये फर्स्ट चार्ज पे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज F12, ये डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, और वही दोनों चीज यहाँ पे लिख के रखी है, F12 क्या है, F21 क्या है, और R तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ये जो फोर्स लग रहे हैं ऐसे, ये फोर्स ऐसे नहीं लग रहा, ये ऐसे नहीं लग रहा, ऐसे ही लगेगा ये फोर्स। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो लाइन ऑफ एक्शन होती है फोर्स की, ये लाइन ऑफ एक्शन है वो फोर्स की, अगर ऐसे फोर्स है तो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की। जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की वो हमेशा ये जो दो चार्ज है उनके सेंटर को जोड़ती हुई एक लाइन अगर हम बनाते हैं तो वो लाइन के अलोंग ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। ठीक है, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ द चार्जेस। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, ये दो सेंटर को कनेक्ट करेंगे वो लाइन की डायरेक्शन में, वो अलोंग द लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ठीक है, दूसरी बात ये देखी गई कि जो भी फोर्स लग रहा है वो ये दो चार्ज है Q1 और Q2 उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होगा, Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में होगा, यानी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक, नेक्स्ट ये भी देखा गया कि ये जो फोर्स है वो हमेशा जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी किसके प्रोपोर्शन में होगा, 1/r² के। डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा, जिसे हम इनवर्स स्क्वायर रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सेम चीज 11th में भी हम पढ़ चुके हैं, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के टॉपिक। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देंगे K। ठीक है, अब K क्या है, तो K एक कांस्टेंट है। K किस पे डिपेंड करता है, K मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तब K का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमें लेना होगा। और K का इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो है परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट यानी क्या कि वो कितना परमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, वो डिटेल में बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी फिलहाल हम याद रख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये इनवर्स रूल देखा। ठीक है, इनवर्स रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे दो चार्ज के बीच का, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे फोर्स कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं F वर्सेस R का है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया दो चार्ज के बीच का ऐसे ऐसे फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी कम होता जाएगा। अब आखिर में एक पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना होगा, कौन सा, ये जो कूलम लॉ है, ये कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ये कूलम्स लॉ एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल है नहीं। एक्सटेंडेड चार्ज यानी क्या, बहुत सारे चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ऐसा अगर एक्सटेंडेड चार्ज है तो कूलम लॉ हम यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हो गया स्केलर फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म समझने के लिए भी वापस से वही डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस था उसको हमने मॉड r से रिप्रेजेंट किया है, वहां r था, यहाँ पे मॉड r यानी पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है और कुछ नया किया नहीं है। वापस से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे एक नई चीज हम करने वाले हैं। कौन सी नई चीज, कि अगर हम बोलते हैं कि 2 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, 2 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो हम क्या करते हैं कि 2 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा है, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैप। ठीक है, तो हम बोल देंगे एक्स डायरेक्शन में ये 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी 2 क्या हो गया, 2 हो गया मैग्नीट्यूड, ये आई क्या बताता है, डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यानी ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटिटी हो गई वेक्टर।
इतने तक तो हमें समझ में आ गया। अब सेम चीज यहां पे हम करेंगे। यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा था, फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड देख लिया था, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड फोर्स का तो देख लिया, लेकिन वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी तो लगाना पड़ेगा, तब जाके तो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये फोर्स है F21, ये डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा वो ढूंढेंगे। वापस एक बार, ये F21 है तो ये डायरेक्शन में, जैसे कि x डायरेक्शन का i कैप आता था, तो ये F21 डायरेक्शन का कौन सा यूनिट वेक्टर आने वाला है। तो उसके लिए सपोज करते हैं ये ऐसे जा रहा है, अगर हम यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां डिस्प्लेस होंगे, यहां से यहां डिस्प्लेस होंगे, तो ये फाइनल पोजीशन हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी R2 माइनस R1 करेंगे। वापस एक बार, यहां से ये डायरेक्शन में जाना है, F21 का यूनिट वेक्टर ढूंढना है, तो यहां से यहां जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल यानी R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ये डायरेक्शन में होगा। ये डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, F21, यानी F21 का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R2 माइनस R1। उसी तरीके से अगर F12 का जो यूनिट वेक्टर है वो ढूंढना है तो क्या करेंगे, ये डायरेक्शन में तो ऐसे जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, यानी ये फाइनल ये इनिशियल, यानी फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2, ये रहा R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया या फिर यूनिट वेक्टर हो गया F12 का। सारी बातें यहाँ पे लिख के रखी है, ठीक है। अच्छा, अब हम ढूंढते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले स्केलर फॉर्म लिख लेते हैं। स्केलर फॉर्म क्या था, F12 लिख लो या F21 लिख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। F12 सपोज हमने लिखा, F12 हमने लिखा सपोज क्या था, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यहाँ पे मॉड R है तो मॉड R स्क्वायर लिख लिया, मैग्नीट्यूड। तो ये चीज क्या बताता है, ये चीज बताता है हमें मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएंगे, F12 की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। F12 कहां है, ये साइड, F12 ये साइड है, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे लिख लो R1 माइनस R2 का कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। अगर ये वाला फोर्स लेते तो ये वाला फोर्स, तो इसका कैप लगाना पड़ता, ठीक है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर यूनिट वेक्टर ए है तो उसे हम वेक्टर ए बाई मॉड ए लिख सकते हैं। ऐसे ही ये यूनिट वेक्टर है तो ये वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाई मॉड का फॉर्म। इस पे से कैसे आया, शायद इससे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस R, ये किसके बराबर है, ये R1 माइनस R2 के भी बराबर है और R2 माइनस R1 के भी बराबर है। तो यही चीज लिखी है कि मॉड R R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 के बराबर है। तो R1 माइनस R2 की जगह पे हम R लिख सकते हैं, ठीक है। तो R1 माइनस R2 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, R लिख लिया, नीचे क्यूब हो गया, ठीक है। अब नीचे क्यूब हो गया, एक और स्टेप करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिसमें R का वैल्यू हम लिख लेंगे। R का वैल्यू ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी, ये लिख लो या ये लिख लो, क्यों, मॉड है आखिर ये, ठीक है। लेकिन ये जो वेक्टर है ये R1 माइनस R2 ये चेंज होना चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि R1 माइनस R2 जो है, R1 माइनस R2 वो डायरेक्शन बताता है किसकी, F12 की, और हम F12 ही लिख रहे हैं, ठीक है। F12 हमें मिल गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ऐसे ही F21 भी लिख सकते हैं, F21 यानी ये डायरेक्शन का, तो F21 में भी ये वाली चीज तो सेम आने वाली है। आप इसे R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो, फर्क पड़ेगा नहीं, ये पूरी चीज सेम आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन R2 माइनस R1 आ जाएगा, R2 माइनस R1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। अब ये कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन तो हम पहले ही देख चुके हैं। कौन सा था पहला लिमिटेशन, कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्ज या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल है नहीं। दूसरा इसका कौन सा पॉइंट है कि ये लॉ हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज कैसे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है, या फिर दोनों चार्ज में से एक चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मोशन में होगा तो चलेगा, लेकिन अगर दोनों चार्ज मोशन में है तब ये लॉ हम नहीं लगा पाएंगे। तो ये रहा लिमिटेशन कूलम्ब्स लॉ का। आगे बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा एक्सपांड करते हैं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी क्या, कूलम्ब्स लॉ में क्या देखा, दो चार्ज के बीच का फोर्स। अब उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, दो की जगह 3 चार्ज हुए तो 4 चार्ज हुए, 5 n चार्ज हुए, तब क्या करेंगे, तो अगर n चार्ज है तो हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो क्या बताता है हमें कि अगर सपोज हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, और अगर हमें Q2 यानी 2 नंबर के चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो F21 आ गया, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज, ये ऐसे फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज F21,
अगर हमारे पास 3 चार्ज है और हमें सेकंड चार्ज पे फोर्स ढूंढना है, सेकंड चार्ज पे फोर्स ढूंढना है, तब हम क्या करेंगे? तो वापस से फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। यानी 2 नंबर के चार्ज पे पहला भी चार्ज फोर्स लगाएगा, 2 नंबर के चार्ज पे तीसरा चार्ज भी फोर्स लगाएगा। हमें ढूंढना क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ढूंढना है। अगर फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज ढूंढना होता तो F31 और F32 प्लस दोनों वेक्टोरियल ऐड कर देते। वेक्टोरियल ही ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर 4 चार्ज है तो, और हमें 2 पे ही फोर्स ढूंढना है, तो क्या करेंगे? सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज भी लगाएगा, प्लस सेकंड चार्ज पे थर्ड चार्ज भी लगाएगा, प्लस सेकंड चार्ज पे फोर्थ चार्ज भी लगाएगा। सेकंड चार्ज पे सेकंड चार्ज फोर्स लगाएगा नहीं, वो अनडिफाइंड है, इसलिए हम सेकंड चार्ज पे सेकंड चार्ज कभी कंसीडर करेंगे नहीं। अब इस पे से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हमारे पास n चार्ज का सिस्टम हो और अगर हमें nth चार्ज पे फोर्स ढूंढना हो, n चार्ज का सिस्टम है और nth चार्ज पे ही ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? n चार्ज पे फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा, प्लस n चार्ज पे सेकंड चार्ज फोर्स लगाएगा, n चार्ज पे थर्ड चार्ज फोर्स लगाएगा, ऐसे करते करते n चार्ज पे n-1 चार्ज फोर्स लगाएगा। n चार्ज पे n चार्ज फोर्स लगाएगा नहीं, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को और अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, ये एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, 60-60 एंगल होते हैं पता है, और साइड भी इक्वल होते हैं ए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए बी सी दिया है, सबके वर्टाइसिस पे चार्ज रखे हैं प्लस क्यू सेम चार्ज रखे हैं, और पूछा क्या है कि हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहाँ पे? पॉइंट सी पे, यानी यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है, ये प्लस क्यू चार्ज पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए वापस से ये जो चार्ज प्लस क्यू है, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये क्या करेगा? इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये दोनों चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग ही फोर्स लगने वाला है, अभी देख लिया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए ऐसे लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू बी ऐसे लगने वाला है। ये एंगल 60 हमें पता है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल। अच्छा, अब ये जो फोर्स है FCB और FCA, क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगे? तो हम बोलेंगे हाँ सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि हमने फोर्स का इक्वेशन क्या पढ़ा है? KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे KQ1 Q2 दोनों सेम है, डिवाइड बाय R स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। ये भी KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर A का स्क्वायर, यानी ये दोनों जो फोर्स है FCB और FCA, ये कैसे आने वाले हैं? सेम आने वाले हैं। यानी हम बोल देंगे कि दोनों फोर्स बराबर F हम मान लेते हैं, दोनों फोर्स सेम है तो F के बराबर मान लिया। अब ये जो डायग्राम है, ये वेक्टर फॉर्म का डायग्राम, ये यहाँ पे हमने बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे FCB और FCA की जगह FF हमने लिख लिया है। एंगल कितना है? 60, दो वेक्टर के बीच का 60 डिग्री है। हमें ये पॉइंट सी पे नेट फोर्स ढूंढना है, तो नेट फोर्स कैसे ढूंढेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और रिजल्टेंट हमेशा बीच में से ही पास होगा, बाइसेक्ट करेगा दोनों को 30 पे। अगर ये दोनों फोर्स अलग अलग होते, ये 3 न्यूटन का होता, ये 5 न्यूटन का होता, तब 5 न्यूटन के पास से रिजल्टेंट जाता, लेकिन दोनों बराबर है जो हम प्रूफ कर दिए हैं, तो बीच में से जाएगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे ढूंढते थे? हम 11th में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर होते थे, एक अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता था? दो जो वेक्टर होते थे उसके बीच का एंगल। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, एफ नेट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2ab यानी एफ cos थीटा यानी 60। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2f स्क्वायर आ जाएगा, 2f स्क्वायर और cos 60 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3f स्क्वायर निकलेगा, √3 f का वैल्यू kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर हम पहले ही ढूंढ चुके हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? 30 एंगल पे इसका डायरेक्शन आ जाएगा, कोई भी एक वेक्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए कि ऐसा रेक्टेंगल हमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज है और हमें सेंटर पे ही हमें क्या ढूंढना है? सेंटर पे ही हमें क्या ढूंढना है? नेट फोर्स ढूंढना है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी देके रखा है R है, यहाँ पे प्लस क्यू सारे चार्ज देके रखे हैं, पॉइंट ABC भी देके रखा है। क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे? प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये प्लस क्यू चार्ज पे ये जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे जो है ए पॉइंट का, वो ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी ये FA फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? कि क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस तो देके रखा है R।
ये ए हो गया। बी की बात करें तो बी से ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो एफ बी ये डायरेक्शन में आ जाएगा सेम फोर्स के साथ, के क्यू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट ये प्लस क्यू इसे ऐसे फोर्स लगाएगा एफ सी, और ए पॉइंट इसे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ए, रिपल्सिव फोर्स सेम। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी नेट फोर्स ये जो चार्ज क्यू सेंटर पे पड़ा है उस पे जीरो लगने वाला है। ये न्यूमेरिकल से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें याद रखना पड़ेगा, ये वाला। कौन सा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर चार्ज जो है वो सिमेट्री के सेंटर पे हो तब वो चार्ज पे नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है व्हेन चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देन एफ नेट ऑन चार्ज इज जीरो। कैसे? जैसे कि स्क्वायर हो गया, प्लस 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 सारे चार्ज है, बीच में प्लस क्यू है तो जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस प्लस होता, एक भी चार्ज अगर अलग होता तब नेट फोर्स जीरो नहीं लगता। तो हमें याद रखना पड़ेगा अगर चार्ज का नेचर सेम है, यानी सारे प्लस है या सारे माइनस है, और सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है तब उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा। ऐसे ही ये ट्राइंगल का हो गया, सर्कल हो गया, उस पे क्या लगने वाला है? नेट फोर्स जीरो लगने वाला है, ठीक है। शायद से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया होगा। अब रिलेटिव परमिटिविटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, उसे देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? वो रेशियो होता है परमिटिविटी मीडियम से परमिटिविटी फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम का, ये रेशियो होता है। सपोज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी 4 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब निकला? यहाँ पे 4 लिख लिया, ये एज इट इज लिख लिया, EM 4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये निकला कि रिलेटिव परमिटिविटी हमें ये बताता है कि जो मीडियम का परमिटिविटी है, जो मीडियम का, एयर नहीं है, कोई मीडियम ऑयल है सपोज, मीडियम का परमिटिविटी है वो कितने फैक्टर गुना, कितने टाइम्स ज्यादा एयर के परमिटिविटी से है, ठीक है। मीडियम का परमिटिविटी कितना गुना ज्यादा है एयर के परमिटिविटी से, तो वही लिखा है यानी ER indicates that factor by which permittivity of medium is more than permittivity of air या free space या vacuum। बस इसमें इतना ही याद रखना है हमें रिलेटिव परमिटिविटी में। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख नहीं सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी पड़ेगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स में 10th स्टैंडर्ड में आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड को भी हम देख नहीं सकते, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए कौन सी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए सपोज करते हैं हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी वो पता लगाने के लिए हमेशा हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज को हम Q0 बोल देंगे। अब टेस्ट चार्ज यानी क्या? तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। टेस्ट चार्ज यानी बहुत छोटा चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और टेस्ट चार्ज जो है वो अपने आसपास बहुत ही निग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, टेस्ट चार्ज यानी जो हमेशा पॉजिटिव हो, बस अभी फिलहाल इतना याद रख लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। अब टेस्ट चार्ज कैसे है? पॉजिटिव है। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो लाइक चार्ज हो गए, ये प्लस है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होते हैं तो इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी टेस्ट चार्ज ये डायरेक्शन में जाने वाला है। टेस्ट चार्ज ये डायरेक्शन में गया, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसमें से कुछ फील्ड निकल रही है ये डायरेक्शन में, और ये फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, ठीक है। यानी प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे निकलने वाली है, यहाँ पे लिखा है अवे निकलने वाली है। सपोज करते हैं टेस्ट चार्ज सपोज मैंने यहाँ पे रखा होता तो इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगता, अगर यहाँ रखा होता तो इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगता। यानी ये जो टेस्ट चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज फील्ड निकाल रहा है रेडियली आउटवर्ड। कैसे निकाल रहा है? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ लिखा है प्लस क्यू चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। और उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज हमने लिया, यहाँ पे हमें फील्ड की डायरेक्शन पता नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम टेस्ट चार्ज रख लेंगे जो कि पॉजिटिव होता है हमेशा, अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करेगा। टेस्ट चार्ज ऐसे मूव क्यों किया? क्योंकि ये जो माइनस क्यू है उसकी कुछ फील्ड होगी ये डायरेक्शन में, टूवर्ड्स होगी,
इसलिए ये डायरेक्शन में मूव किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी। सपोज मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ पे लिया होता तो ये डायरेक्शन में मूव कर जाता, यहाँ पे लिया होता तो ये डायरेक्शन में मूव कर जाता। यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाली है। ठीक है, तो इस पे से एक कंक्लूजन हमें समझना चाहिए, कौन सा, कि टेस्ट चार्ज जो डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वही लिखा है, टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टेस्ट चार्ज है, ऐसे जा रहा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये टेस्ट चार्ज है, ये ऐसे जा रहा है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी। यानी टेस्ट चार्ज जो डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? डायरेक्शन देख ली हमने। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना वो भी समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, उसकी इंटेंसिटी कैसे निकाले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से। आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, वो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन तो हमने देख लिया, अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो समझने के लिए वापस से मैंने एक पॉइंट चार्ज बना दिया है। अब हमें चाहिए ये पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, पॉइंट पी पे, सपोज पॉइंट पी पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कौन सी फर्स्ट स्टेप है? सबसे पहले तो जो पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, वो पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रख लेंगे। तो ये पॉइंट पे हमने क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, यानी ये टेस्ट चार्ज ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी, तो ये आर कैप क्या बताता है? आर कैप बताता है यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का। इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन को हम कौन सी डायरेक्शन मान लेंगे? आर कैप मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, क्या? टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज प्लस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये प्लस है, यानी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर जितना, तो वो फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वो फाइंड कर लिया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ये पॉइंट पे, तो जो हमारा फोर्स आया उसको हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा फोर्स आया उसको टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इक्वेशन हमें मिल गया, फोर्स बाय क्यू नॉट। ठीक है, फोर्स बाय क्यू नॉट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, क्यू नॉट का कूलम, सो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, फोर्स की वैल्यू रखते हैं। फोर्स की वैल्यू ये रही, फोर्स की वैल्यू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, फोर्स आ गया क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा इंटेंसिटी किसका? पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो 1/r स्क्वायर पे प्रोपोर्शन है। ठीक है, 1/r स्क्वायर पे प्रोपोर्शन है। अब ये तो क्या हो गया? स्केलर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, इसका वेक्टर फॉर्म में हम मॉड लगा देंगे, तो यहाँ पे मॉड लगा दिया। ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, डायरेक्शन कौन सा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये रहा यूनिट वेक्टर, तो आर कैप कर दिया। जैसे 2 न्यूटन फोर्स एक्स डायरेक्शन में, ऐसे 2 न्यूटन फोर्स ये डायरेक्शन में, यानी आर डायरेक्शन में। आर को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर आर बाय मॉड आर, ये नीचे आर क्यूब आ गया, तो ये हमारा हो गया कौन सा? ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। बाद में ये दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी पड़ेगी। कौन सी? तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो चार्ज पे, यानी कि ये जो अपना चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यही चार्ज पे, यही लोकेशन पे कितनी होगी? यही लोकेशन पे अनडिफाइंड होगी। क्यों अनडिफाइंड होगी? क्योंकि आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब ये चार्ज की वजह से यहां पे ही, यही लोकेशन पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो आर का वैल्यू कितना लेंगे? आर का वैल्यू हम 0 ले लेंगे, यानी के क्यू बाई 0 आ जाएगा। समथिंग डिवाइड बाई 0 कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज ऑन इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड। उसी तरीके से ये दूसरा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, कौन सा? कि इलेक्ट्रिक ये जो हमारा चार्ज है वो चार्ज की वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड?
तो वो होगी जीरो। कैसे जीरो? कि अगर हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ढूंढनी है तो ये जो इक्वेशन है उसमें r का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। r का वैल्यू के क्यू बाई इनफाइनाइट लिया, समथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट तक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जीरो कहां होगा? इनफाइनाइट पे होगा, यानी इनफाइनाइट तक तो है, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट याद रख लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ढूंढी। अब एक की जगह बहुत सारे चार्ज हुए तब एक पॉइंट पे कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज। कैसे? सपोज करते हैं ये एक चार्ज Q1 दिया है, ये दूसरा चार्ज -Q2 दिया है, ये तीसरा चार्ज -Q3 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट P दिया हुआ है। ये तीन चार्ज की वजह से ये पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ये हमें फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है। एक चार्ज की वजह से ये चार्ज इस पे लगाएगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये चार्ज इस पे लगाएगा, ये चार्ज इस पे लगाएगा, तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। एक चार्ज की वजह से कितना होगा? KQ/R², ठीक है। दूसरे चार्ज की वजह से प्लस दूसरा KQ/R² प्लस तीसरा KQ/R²। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस Q1 चार्ज है, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ढूंढनी है, तो हम क्या करते थे? Q0 रखते थे, जिससे हमें पता लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी। क्यों? ये प्लस चार्ज ऐसे जाएगा, ये तो E1 ये डायरेक्शन में, यहाँ पे Q0 प्लस चार्ज माइनस ये डायरेक्शन में E2 और ये E3 ये डायरेक्शन में। बस तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या इक्वेशन है? KQ1/R², KQ2/R², KQ3/R²। और दूसरी एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि यहाँ पे जो चार्ज हम ले रहे हैं, चार्ज वो हमेशा पॉजिटिव साइन में लेना है हमें। क्यों पॉजिटिव साइन में लेना है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डायरेक्शन तो बता दी है, फिर जरूर नहीं है नेगेटिव रखने की, तो सिंपली डायरेक्शन बता दो और चार्ज पॉजिटिव ही रखो, माइनस हो तो भी पॉजिटिव रख लो, लेकिन डायरेक्शन बता दो यहाँ पे, ठीक है। बाद में के को कॉमन निकाल दिया, के की वैल्यू रख दी, कौन सी थी अभी पढ़े हम? 1/4πε0। तो ये इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज का। अब यही चीज अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है, यहाँ पे वापस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, ठीक है। यहाँ पे 60-60-60 इक्विलेटरल के और साइड भी सेम होगी। यहाँ पे प्लस Q माइनस Q चार्ज है और पूछा क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट ए पे, यानी कि यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ढूंढनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एज यूजुअल यहाँ पे क्या रख दो? टेस्ट चार्ज रख दो। टेस्ट चार्ज कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये माइनस Q क्या करेगा? ये साइड इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड C की ये डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये EC बना दिया। ये प्लस ये टेस्ट चार्ज को धकेलेगा वहां, तो ये EB आ गया। क्या EC और EB सेम होंगे? तो हम बोलेंगे सेम होंगे। इक्वेशन क्या है? KQ/R², Q सेम है, A डिस्टेंस भी सेम है, तो हम बोल देंगे कि EC KQ/A², EB KQ/A², यानी EB और EC दोनों सेम है, और किसके बराबर है? E के बराबर है। तो ये जो वेक्टर का डायग्राम बनाया है ये यहाँ पे मैंने बना दिया है, ठीक है। अब ये कितना है? 60, ये पूरा 180 होता है, 180, तो ये 120 60, यानी ये 120 हो गया पूरा, ये एंगल 120 हो गया, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा नेट ए पॉइंट पे वही पूछा है, वो बाइसेक्ट करेगा 60 डिग्री पे, ठीक है। और कैसे हम ढूंढते हैं नेट? अभी देख लिया, √A² + B² E² + E² 2E cos। थीटा क्या है? थीटा है दो वेक्टर के बीच का एंगल 120, -1/2 कैंसिल, ये आ गया E², यानी E आ गया। E का वैल्यू हम यहाँ ढूंढ चुके हैं KQ/A², तो ये हो गया आंसर, और डायरेक्शन कौन सा होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत काम आएगा हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो पहले तो आता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या? कि हमारे पास एक वायर है या फिर हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये जो वायर है इस पे कितना चार्ज हमने लगाया है वो हमें पता नहीं है। ये जो डिस्क है उसमें कितना चार्ज हमने लगाया है हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ये पता लगा सकते हैं कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल देंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोल देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज लिखा नहीं है, याद रखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। Q क्या है? कूलम। L क्या है? मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि छोटे से लेंथ पे कितना छोटा सा चार्ज है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ΔL/ΔQ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, सपोज हमारे पास एक डिस्क है, रिंग की जगह डिस्क है और एक प्लेट है, उसके ऊपर हमने कुछ चार्ज दिया है। अब कितना चार्ज दिया है एरिया पे हमें पता नहीं है, लेकिन हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है वो तो पता लगा सकते हैं। और चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सिग्मा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या, कितना चार्ज है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे या 1 mm स्क्वायर एरिया पे, उसे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल देंगे। क्यू का यूनिट कूलम, ए का यूनिट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, से कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि छोटे से एरिया पे छोटा सा चार्ज कितना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, पूरा गोला है, या फिर एक क्यूब है, और पूरे वॉल्यूम में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्म, लेकिन कितना चार्ज है हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो पता लगा देंगे, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके आगे कौन सा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके आगे कौन सा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं कि छोटे से वॉल्यूम में कितना छोटा सा चार्ज है, डेल्टा वी, ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्यू का यूनिट कूलम, वी का यूनिट मीटर क्यूब, तो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर मीटर क्यूब। अब ये सारी चीज के बाद एक और इक्वेशन आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। कौन सा, कि ये जो हमारा इक्वेशन है, सपोज ये, इस पे से हम छोटा सा चार्ज ढूंढ सकते हैं, इस पे से हम छोटा, यही इक्वेशन लिखा है, छोटा सा चार्ज डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, रो डेल्टा वी के बराबर होगा। ठीक है, अब छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमने क्या देखा था, आर डिस्टेंस पे इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे छोटा सा चार्ज कर दिया, छोटे से चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके बराबर होगी। ठीक है, शायद समझ रहे हो आप। अब ये जो डेल्टा ई है वो तो एज इट इज लिख लिया, ये डेल्टा क्यू का वैल्यू ये रहा, रो डेल्टा वी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, के को लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी एक हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। पहले मैं देख लेता हूं कैमरा चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब देख लेते हैं हम प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगे, यानी निकलेंगे, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगे, यानी वहां पे खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे कि हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में 10th स्टैंडर्ड में कि हमेशा बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और अंदर की साइड पे साउथ से नॉर्थ जाती है, यानी क्लोज लूप बनाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, यानी स्पेस में वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। क्यों, इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा क्या, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी स्पेस कैसा है, इनफाइनाइट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टर्मिनेट होगी, यानी स्पेस में टर्मिनेट होने वही वाली, इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद कुछ टर्मिनेट होगी। शायद से आप ये पॉइंट समझ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो भी चार्ज होगा उसमें से कितनी फील्ड लाइन निकल रही है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी क्या, यानी सपोज हमने प्लस क्यू चार्ज लिया, उसमें से अगर हमने 2 फील्ड लाइन निकाली और अगर इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी डबल होने वाली है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन 2 की जगह 4 हो जाएगी। अगर इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ाया तो उसके प्रोपोर्शन में जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे फील्ड लाइन भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6। और प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। 5th नंबर की प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा सिमेट्री होती है। किसके अबाउ सिमेट्री होती है, जो 2 पॉइंट चार्ज है उसको अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके अबाउ फील्ड लाइन सिमेट्री होती है, यानी ऊपर जैसी होगी ऐसे ही नीचे होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू से जा रही है फील्ड लाइन और यहाँ माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रही है रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है कि जो भी फील्ड लाइन है वो हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि ये वायर हो गया तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे 360 डिग्री पे। ठीक, ये भी समझ में आ गया।
नेक्स्ट है कि फील्ड लाइन हमारे पास है, ऐसी फील्ड लाइन हमारे पास है और अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट पी पे अगर फील्ड लाइन का डायरेक्शन ढूंढना है, फील्ड लाइन तो ऐसे करके ऐसे जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन ढूंढना है तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कैसे नहीं करती? तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिए, ठीक है, ये रेडियली आउटवर्ड बना रहा है। अब जब यहां से ऐसी फील्ड लाइन निकलेगी तब ये दोनों फील्ड लाइन पास में नहीं आ पाएगी। क्यों? दोनों एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे करके चली जाएगी, यहां से निकलेगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करके निकल जाएगी। ठीक है, तो शायद से ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन को रिपेल करता है, यानी खुद में जाने नहीं देता, ऐसे धक्का मार के दूर निकाल देता है। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे करके खुद के पास ले आता है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका एक्सप्लेनेशन हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, अच्छे से होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में। यहां पे सिर्फ याद रखेंगे कौन सा, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो फील्ड लाइन होगी कहां पे, कंडक्टर के इनसाइड, कंडक्टर के इनसाइड वो जीरो होगी, यानी कंडक्टर के अंदर की साइड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होंगे तब कंडक्टर के अंदर की साइड, तो कंडक्टर के अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी नहीं। ये डिटेल में हम पढ़ लेंगे सेकंड चैप्टर में, अभी याद रख लेना कि कंडक्टर के अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नहीं। अब ये सारी प्रॉपर्टी के बेस पे ये एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन है वो समझ में आ गया तो सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हमारी। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया है जिसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो यहाँ पे हमने पूछा गया है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, नंबर 1, ये नंबर 2 सेंटर में से पास हो रही है, नंबर 3 और ये नंबर 4, ये चारों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेक्ट है। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये तो करेक्ट है नहीं। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, कंडक्टर से परपेंडिकुलर होना चाहिए, अभी हमने देख लिया परपेंडिकुलर है नहीं। ये सेंटर में से जा रही है तो ये तो परपेंडिकुलर हो सकती है, यानी ऑप्शन 2 शायद से हो सकता है। ठीक है, ये दूसरी परपेंडिकुलर है नहीं। ठीक है, ये ऐसे करके हाँ ये परपेंडिकुलर जैसी लग तो रही है, तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 में से दोनों में से एक होना चाहिए। तो बोलेंगे कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्यों ऑप्शन 4 करेक्ट है? इसमें भी परपेंडिकुलर है, इसमें भी परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी हमने देखा क्या, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन होती नहीं है, यहाँ पे फील्ड लाइन है, यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पे रीजन लिखा है फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो कैसा हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी क्या, तो वो समझने के लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी क्या, जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज, दो इक्वल क्यू जिसका मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट यानी प्लस क्यू माइनस क्यू है, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हो, 2l डिस्टेंस, सेंटर से एल, बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस दे क्रिएट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड दूसरा एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा, वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो हमेशा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि जो दो चार्ज है उसमें से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, दो चार्ज है, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू ही होने वाला है, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट चार्ज है। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो ये दोनों के डिस्टेंस से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस से, तो इंटू 2l। तो ये इक्वेशन हो गया किसका, डाइपोल मोमेंट का। यानी टेक एनी ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज एंड मल्टीप्लाई इट विथ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम क्रिएट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये q क्या है, कूलम है, ये l यानी लेंथ मीटर है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें दो डेरिवेशन हम देखेंगे। कौन सा, पहले तो हमने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस, कितना था, k3/r² था। ठीक है, अब ऐसे ही डाइपोल की वजह से अलोंग द एक्सिस
एक्स डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ढूंढेंगे हम, और डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं वहां पे कितना होगा वो ढूंढेंगे। दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो देख लेते हैं अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से डाइपोल हमने बना दिया, यहाँ पे डाइपोल बना दिए, ये एल डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, 2l हो गया पूरा। ये डाइपोल का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जो भी डिस्टेंस होगा हमेशा सेंटर से कंसीडर किया जाता है डाइपोल के केस में। हमें क्या चाहिए, अलोंग दी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे है सी सपोज, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट की वजह से एक्स डिस्टेंस पे कितना था, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर या के क्यू बाई आर डिस्टेंस पे आर स्क्वायर। उसी तरीके से अलोंग दी एक्सिस यहां से ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कितना होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, तो वापस से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे अगर हमें ढूंढना है तो ये पॉइंट पे हम क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे, बराबर है। ये सेकंड चार्ज क्या करेगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में हो गई। ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये क्या लगाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी E1 ये डायरेक्शन में हो गया। ये चार्ज इसके पास में है तो ये E2 ज्यादा होगा, और ये दूर है तो E1 कम होगा। तो हमने बोल दिया E2 कैसा होगा, E2 बड़ा होगा E1 से, ठीक है। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ये डायरेक्शन में होगी, E नेट। क्यों, ये बड़ा है, ये 5 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन लेके यहां चलेगा, तो ई नेट ये डायरेक्शन में होगा। तो ई नेट को हम क्या बोल देंगे, ई नेट को बोल देंगे E2 माइनस E1। क्यों, 2 बड़ा है इसलिए E2 माइनस E1 बोल देंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब E1 और E2 ढूंढेंगे, तो सबसे पहले E1 ढूंढ लेते हैं। E1 यानी ये पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, तो हम समझ चुके हैं क्या था, के क्यू, ठीक है, के क्यू, और ये माइनस लेना नहीं है, हमें प्लस ही लेना है क्योंकि डायरेक्शन बता दी है हमने। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू तो हो गया आर स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स प्लस एल, तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर। उसी तरीके से E2 कितना होगा, ये E2 वापस से यहाँ का, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कितना होगा, ये पूरा एक्स माइनस ये एल, ये पूरा एक्स माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। बस अब इसमें रख देंगे, के क्यू कॉमन निकाल देंगे, के क्यू कॉमन निकालने पे ऐसा कुछ बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, नीचे एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। इसमें से एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, एक्स माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी है तो क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, बचा क्या, 2xl 4xl हो गया, तो यहाँ पे के क्यू तो बाहर है ही, वो लिख लिया, 4xl हो गया, और नीचे की साइड ये हमने लगा दिया। अब क्या किया, इजीनेस के लिए जो 4 है उसे 2 into 2 कर दिया, एक 2 को यहाँ रख दिया 2k, और दूसरे q को, इस 2 को 2q into l रख दिया। खाली 2 को सेट किया है, क्यों ऐसा सेट किया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कोई एक चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो ये पूरा टर्म किसके बराबर हो जाता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर। तो 2kp, ये तीनों की जगह हमने p रख दिया, ठीक है। p अभी हमने देखा था p क्या था, q into 2l था, तो ये हो गया q into 2l, p आ गया, x एज इट इज। अब क्या करा यहाँ पे, ये जो हमने देखा था क्या, जो डाइपोल होते हैं वो उसे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं, यानी l जो डिस्टेंस है वो x के कंपेयर में बहुत कम है। L जो डिस्टेंस है x के कंपेयर में बहुत कम है, x बहुत बड़ा है तो L को निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे L को निगलेक्ट कर दिया तो सिर्फ बचा x रेज़ टू 4 आ गया, यहाँ पे एक x कैंसिल, तो 2kp बाय x क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ड्यू टू अ डाइपोल। अब ये जो k है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्टली इसके ऊपर p वेक्टर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वही हमारा डाइपोल का डायरेक्शन है, वही डाइपोल का डायरेक्शन है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती तो यहाँ पे हम माइनस लिखते, क्यों, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये डायरेक्शन में है, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, डाइपोल मोमेंट का, इसलिए माइनस आता, लेकिन यहाँ पे सेम है तो प्लस लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब इक्वेटोरियल लाइन पे हम चले जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे दो डाइपोल, ये अपने चार्जेस बना दी, डाइपोल बना दिया, एल डिस्टेंस पे ऑलवेज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट है। अब इक्वेटोरियल लाइन किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे बोलते हैं, कि ये दोनों के बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम बना दे तो उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोल देंगे या परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर बोल देंगे, ठीक है। और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितने डिस्टेंस पे होगी, x डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, वापस से एज यूजुअल टेस्ट चार्ज रख दिया, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे ऐसे खींचेगा, यानी ये पॉइंट 2 चार्ज, ये फर्स्ट चार्ज ऐसे कर दिया, तो ये E2 ये डायरेक्शन में, ये इसे ऐसे फोर्स लगाएगा, यानी ये डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अब अगर ये थीटा हम मानते हैं तो ये भी थीटा मानना पड़ेगा, क्यों, ऐसे करके ये अपना z बन रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों, क्योंकि ये E2 और ये E1 दोनों सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो E1 और E2 सेम है। तो अगर E1 E2 सेम है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो दोनों को बीचों बीच बाइसेक्ट करेगी। अगर ये 120 है तो ये 60 पे जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा निकला तो ये भी थीटा आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से शायद से आपको समझ में आ गया होगा, ये पैरेलल लाइन है और ये एंगल इंटीरियर एंगल सेम है, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम है उसपे से कुछ चीज हम लिख पाएंगे, कौन सा, पहला तो पाइथागोरस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। r क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यानी 1/2 लिख पाएंगे। यहां से cos थीटा हम क्या लिख पाएंगे, l बाय r। और दूसरी चीज मैंने कौन सी बोली थी, E1 इज इक्वल्स टू E2 और इज इक्वल्स टू E है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसलिए। अब ये जो पूरा डायग्राम है ये यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये पूरा डायग्राम यहाँ पे बना के हम क्या करेंगे, ये E और ये E ले लिया, क्योंकि E1 E2 किसके बराबर है, E के बराबर है, एंगल ले लिया। अब ये जो E है उसका थीटा के साथ कॉस कंपोनेंट आएगा, E कॉस थीटा, और ये E साइन थीटा। उसी तरीके से ये जो E है उसका थीटा के साथ E कॉस थीटा, E साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा। तो यहाँ पे वही लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, E कॉस थीटा प्लस E कॉस थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो E cos थीटा हो जाएगा। E का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, E का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू तो लिख लिया, आर स्क्वायर यानी ये डिस्टेंस, ठीक है। आर स्क्वायर कितना है हमारा, आर स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कितना है, एल बाई आर, तो एल बाई आर हमने लिख लिया, ठीक है। तो यही सेम चीज लिखी है, लेकिन इसका पावर 1 लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एल डिवाइड बाई आर, आर का वैल्यू ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे हम, 1 प्लस 1/2 कितना होगा, 3/2, तो ये रहा 3/2, ठीक है। अब 2kql तो एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे वापस से हम क्या बोलेंगे कि l जो है, ये जो l है बहुत ही छोटा है x के कंपेयर में, तो l को क्या कर देंगे, l टेंड्स टू 0 निग्लेक्ट कर देंगे, तो l को हमने निकाल दिया यहाँ पे, तो 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा डाइपोल मोमेंट क्या बोला था, p इज इक्वल टू क्या था, कोई भी एक चार्ज 2l से मल्टीप्लाई कर दो तो 2l इंटू क्यू, डाइपोल मोमेंट आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, kp बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बताता है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पे डाइपोल की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये हो गया स्केलर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है तो सिंपली माइनस साइन लगा दो, क्यों माइनस साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है। माइनस साइन क्या बताता है कि P और E दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कैमरा वापस एक बार चेक कर लेंगे, चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखेंगे कि जो डाइपोल हमने समझा, वो डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब उस पे कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या रखेंगे, एक डाइपोल रखेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, एल डिस्टेंस पे, ठीक है, 2l टोटल हो गया, ठीक है। अच्छा, बाद में ये प्लस क्यू पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में। क्यों, हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई बड़ा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ही अवे फील्ड निकलती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये छोटे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, यानी ये जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना, क्यू ई जितना। क्यों क्यू ई जितना, क्योंकि अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज करते थे, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो क्यू ई जितना फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे QE जितना फोर्स लगेगा, यानी कुछ ऐसे फोर्स लगने वाला है, कपल लगने वाला है फोर्स का, जिसके कारण ये डाइपोल है वो रोटेट होने वाला है। ऐसे लगा तो टॉर्क ये डायरेक्शन में, और ये साइड ऐसे लगा तो ये ऊपर जाएगा, तो टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में, यानी टोटल टॉर्क क्या होगा, τ1 प्लस
टाउ टू, तो वही लिखा है नेट टॉर्क क्या होगा, टाउ वन प्लस टाउ टू। अब टॉर्क क्या है वो हमें पता है, उसका इक्वेशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लिख लिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे का भी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, फोर्स अभी देखा क्यूई जितना है तो क्यूई लिख लिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या वो एल है, नहीं, एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एल कॉस थीटा हो गया और ये एल साइन थीटा हो गया, यानी ये एल साइन थीटा हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल चुका है, एल साइन थीटा रख दिया। उसी तरीके से फोर्स, इसकी बात करें फोर्स तो कितना होगा, क्यूई जितना, ठीक है, क्यूई जितना, और डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये थीटा, तो ये कितना हो गया, एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा, तो रख दिया एल साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्यू क्यू ई एल साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा रीअरेंज किया है, कैसे कि क्यू और 2l को साथ में कर दिया, क्यों, हमें पी से मतलब है, डाइपोल मोमेंट से मतलब है, और ई साइन थीटा तो ये पी आ गया, पी ई साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया, इतना मैग्नीट्यूड है। अब साइन को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्रॉस लगाना पड़ेगा, ये पढ़ के आए हैं, डॉट को रिमूव करते हैं तो कॉस लगाना पड़ता है, क्रॉस को अगर रिमूव करते हैं तो साइन लगाना पड़ता है, तो पी क्रॉस ई आ गया। ये क्या बताता है, टॉर्क का डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन कैसे बताएगा, यहाँ पे पी कौन सी डायरेक्शन में है, पी कौन सी डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, पी ऐसे है, पी ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल लगाएंगे कि पी से ई के को कर्ल करेंगे, फिंगर को ऐसे कर्ल करने पर टॉर्क ये डायरेक्शन में लगेगा, तो वही डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि थीटा जो है, थीटा थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन पी और ई, ठीक है। अच्छा, तो इतना टॉर्क लगेगा अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, पीई साइन थीटा जितना। अब क्वेश्चन आएगा कि सर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो हम बोल देंगे कि जब इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 कब होगा, जब थीटा बराबर 90 होगा या थीटा 270 होगा। यानी अगर हम ऐसे रखते हैं डाइपोल को 90 एंगल पर, तब मैक्सिमम फोर्स टॉर्क लगने वाला है, या फिर ऐसे रखेंगे डाइपोल को कितना, 270 पे, तब भी मैक्सिमम टॉर्क लगने वाला है, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं, प्लस और माइनस नहीं देखना। क्वेश्चन आएगा कि सर मिनिमम टॉर्क कितना लगेगा, तो जब ये मिनिमम हो जाएगा तब लगेगा। मिनिमम वैल्यू कितना होता है इसका, 0, साइन 0 0, साइन 180 पे भी 0 होता है। तो अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, यानी ई और पी के एंगल 0, ठीक है, तो इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा और इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा 0 पे। 180 पे ऐसे लगने वाला है, 180 पे ऐसे लगने वाला है, यानी यहां पे भी एंगल 180 हुआ, ये ई का और ये पी का, ठीक है, उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे 0 एंगल है, ये ई का डायरेक्शन, ये पी का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन, 0 एंगल। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमने इसे थोड़ा ऐसे फोर्स लगाया, टॉर्क लगाया, तो क्या होगा, ये वापस ऐसे आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे आ जाएगा, इधर से वापस ऐसे। लेकिन ये पॉजिटिव को 180, हम अगर दूसरे केस में 180 कर देते हैं तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे अगर रखा और थोड़ा सा टॉर्क दिया हमने, ये प्लस ऊपर आया, जैसे ऊपर आया फोर्स तो इसको ये डायरेक्शन में लगेगा, तो पूरा पलट के इधर आ जाएगा, ठीक है, तो उसको मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। आगे बढ़ लेते हैं, आगे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो जितनी फील्ड लाइन है, वो फील्ड लाइन कोई सरफेस के अगर परपेंडिकुलर पास होती है तो उसे हम बोल देंगे वो फ्लक्स होगा, ये सरफेस के थ्रू, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, जैसे कि ये एक सरफेस है हमारे पास, ये एक सरफेस है, ऐसे सरफेस है, ये सरफेस में से परपेंडिकुलर फील्ड लाइन जा रही है, कितनी जा रही है, 4 जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 बोल देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सरफेस है हमारे पास, इसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, 2 जा रही है, परपेंडिकुलर जानी चाहिए, तो फ्लक्स 2 गया। समझने के लिए सिर्फ चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं सर, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ फ्लक्स बनाएगी, तो हम बोलेंगे नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ये ई साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। ये दोनों कंपोनेंट में से ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट कैसा है, परपेंडिकुलर, ये प्लेन के, तो ये कंपोनेंट फ्लक्स बनाएगा, लेकिन ये कंपोनेंट फ्लक्स बनाने वाला नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक और टर्म समझनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। अभी तक तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी क्या, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है।
अब नेक्स्ट टर्म है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में हमें 2 पॉइंट ये याद रखने पड़ेंगे। कौन से 2 पॉइंट है? पहला जो पॉइंट है 2 डायमेंशनल सरफेस, जिसे हम ओपन सरफेस बोलते हैं। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओपन सरफेस यानी 2 डायमेंशनल सरफेस, हमेशा एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। आप यहां से भी बता सकते हो, यहां से भी बता सकते हो। ये रहा, ये एक सरफेस है 2 डायमेंशनल सरफेस, ओपन सरफेस। ऐसे भी एरिया वेक्टर बता सकते हो, ऐसे भी एरिया वेक्टर बता सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आता है 3 डायमेंशन सरफेस, जिसे हम क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं, जिसे हम एनक्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। जैसे कि हो गया क्यूब, हो गया स्फीयर, हो गया। उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, लेकिन वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा आउटवर्ड होगा। जबकि ये केस में इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा आउटवर्ड होगा। जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब में ये ऊपर की सरफेस हो गई, ठीक है। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। नीचे हो सकता है, नहीं सर आउटवर्ड, जो हमारा एनक्लोज सरफेस है हमेशा आउटवर्ड होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। ये सिलेंडर हो गया, ऊपर की सरफेस है ये, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं होगा। ये भी आउटवर्ड ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस पे। तो ये 2 बात समझने के बाद थोड़ा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम समझ लेते हैं अच्छे से। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 2 चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहली चीज तो कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्लेन बनाया है, ठीक है, एक सरफेस बनाई है, यहां से हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास की है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस कितनी है? 2, तो फ्लक्स 2 हो गया। अब सरफेस का एरिया वही दिया है हमने, लेकिन साथ में किया क्या है हमने? साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा दिया है। यानी बहुत सारी अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, यानी अब उतने ही एरिया में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कम इंटेंसिटी थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस कम थी। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी करी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि हमने कुछ एरिया लिया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली? 2 निकली, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, अब उसे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रखा, एरिया बढ़ गया तो बट ऑब्वियस है, एरिया बढ़ गया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ गई तो फ्लक्स भी बढ़ गया। यानी फ्लक्स जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। यानी इक्वेशन 1 और 2 पे से हम क्या बोल सकते हैं? इक्वेशन और 1 और 2 पे से हम बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो E डॉट A के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो फ्लक्स है ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। अब ये डॉट अगर हमें रिमूव करना है तो अभी हमने देखा डॉट रिमूव करना है तो cos थीटा, क्रॉस रिमूव करना है तो sin थीटा। तो डॉट रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये इक्वेशन बन के आ जाएगा EA cos थीटा, जहां पे थीटा जो है वो एंगल होता है A और E के बीच का। तो यहाँ पे A और E के बीच का अभी फिलहाल एंगल कितना है? 0 एंगल है। तो ये याद रख लेना अच्छे से। अब यही चीज अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है कि ऐसा एक प्लेन है जिसका A और B डायमेंशन दिया है, ठीक है। और एरिया वेक्टर तो हमें मालूम है परपेंडिकुलर, इनवर्ड या आउटवर्ड ले सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देके रखा है और पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये प्लेन से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन सीधा हम लगा देंगे। ये देखा अभी हमने EA cos थीटा लिख लिया, EA cos थीटा E, एरिया कितना होगा इसका? L इंटू बी, ठीक है। तो B इंटू ए हो गया, L इंटू बी, L इंटू बी यानी B इंटू ए। तो यहाँ पे लिखने में मैंने गलती कर दी है, तो यहाँ पे आप लिख लेना B, ये B इंटू ए, LB B इंटू ए, ठीक है। बस। और एंगल कितना होता है? थीटा। E और A के बीच का एंगल, E और A के बीच का एंगल, ये E का A का 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। तो फाइनल आंसर आ गया EBA, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। शायद से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्लियर हो गया होगा। दूसरा थोड़ा और डिटेल, थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहाँ पे हमें क्या देके रखा है? यहाँ पे हमें एक सिलेंडर देके रखा है, ठीक है। सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, उसकी रेडियस R है और हॉरिजॉन्टली रखा गया है। किस में रखा गया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E नॉट आई। E नॉट आई, E नॉट क्या बताता है? E नॉट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। आई क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे आई क्या बोलता है? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो ये सिलेंडर ऐसे रखा है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है। ई नॉट आई का मतलब ई नॉट मैग्नीट्यूड है और आई जो है वो डायरेक्शन, तो ऐसे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है।
ठीक है, पूछा क्या है, हमें फ्लक्स ढूंढना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, ये सिलेंडर से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है। तो कैसे फ्लक्स ढूंढेंगे, तो यहाँ पे तो 3 सरफेस है, ठीक है, तो 3 सरफेस से कैसे ढूंढेंगे, पहली सरफेस से प्लस दूसरी सरफेस से प्लस तीसरी सरफेस से, तीनों को ऐड कर देंगे अल्जीब्रिकली। क्यों अल्जीब्रिकली, क्योंकि जो हमारा ये फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्जीब्रिकली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा है φ1 + φ2 + φ3, ठीक है। अब अगर φ1 की बात करें, φ1 की बात करें तो φ1 क्या होता है, Ea cos थीटा, ठीक है, φ1 क्या होता है, Ea cos थीटा, φ1 यानी फर्स्ट सरफेस, ये जो सरफेस हमारा है ये सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर इसके, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी आई डायरेक्शन में, एंगल कितना होगा ई और ए के बीच का 180, तो 180 लिख लिया, 180 cos -1 होता है तो -E0 πr²। ई की जगह E0 क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E0 है, और ए कितना है, ये सर्कल का πr², तो πr² लिख लिया। उसी तरीके से सेकंड सरफेस की बात करें, कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में ऐसे, यानी एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा 0 cos 0 1, तो ये आंसर आ गया। उसी तरीके से थर्ड सरफेस कर्व्ड सरफेस की बात करें, कर्व्ड सरफेस की, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यानी 90 एंगल पे होगा ए और ई, तो 90 एंगल पे cos 90 0, यानी φ1 + φ2 ऐड कर देंगे तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट लाइन हमें याद रखनी जरूरी है, कौन सी, कि फ्लक्स थ्रू एनी एनक्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। कोई भी एनक्लोज सरफेस होगी, 3 डायमेंशनल सरफेस होगी, उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा, 0 फ्लक्स निकलेगा। और ये हमें गॉस लॉ की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। खाली गॉस लॉ में एक नया चीज है, Q इनसाइड बराबर 0। इसके बाद हम गॉस लॉ देखेंगे। गॉस लॉ अगर हमें अच्छे से समझ में आ गया तो ये जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल को देखते ही हम आंसर दे देंगे कि सीधा आंसर आ जाएगा 0। अब कैसे, वो तो गॉस लॉ जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आगे चल लेते हैं गॉस लॉ की ओर। गॉस लॉ समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे पॉइंट चार्ज बना दिया, ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज की आसपास हम एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर देंगे, जिसे गॉसियन सरफेस बोलते हैं, बाद में देखेंगे। एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर दिया और ये चार्ज सेंटर पे है। ये इमेजिनरी स्फीयर जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, कि इमेजिनरी स्फीयर ले लिया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज में से क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस किसके बराबर मान लिया, आर के बराबर मान लिया, ये भी समझ में आ गया। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, किस में से निकली, छोटे से एरिया में से, जो छोटा सा एरिया क्या बोल देंगे, डी एरिया। उसी तरीके से यहां से छोटे से एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, ऐसे यहां से बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलने वाली है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली तो इसके थ्रू कुछ फ्लक्स भी निकला होगा। ये जो हमारा जो छोटा सा एरिया है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो छोटा सा फ्लक्स भी निकला होगा। फ्लक्स का इक्वेशन हमें पता है, φ = A cos थीटा, अभी देख रहे हैं। अब छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, यानी मैं बोल दूंगा ए की जगह डी, छोटे से एरिया के थ्रू छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। ई तो कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा क्या होता है, ई और डी के बीच का एंगल, ई और डी के बीच का एंगल हम कहां भी देखें 0 ही होने वाला है, तो cos 0 कर लिया, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो डी φ = EdA आ गया। ये क्या मिल गया हमें, छोटा सा फ्लक्स छोटे से एरिया के थ्रू, छोटा सा फ्लक्स छोटे से एरिया के थ्रू। ऐसे सारे छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करते जाएंगे, यानी इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा, तो इंटीग्रेशन कर लो, ठीक है। तो सारे डी फाई ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ये हो गया। यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन लगाया है, क्यों, क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, एनक्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने साइक्लिक इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का सिंबल लगाया और कुछ किया नहीं है। ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ये सारे डी छोटे ऐड करते जाओ तो टोटल ए आ जाएगा, तो टोटल ए आ गया, ठीक है। फाई टी, ई का वैल्यू हमने देखा था आर डिस्टेंस पे क्या था, पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R², तो ये आर है तो KQ/R² आ गया। ए यानी क्या, ये जो स्फीयर है जो हमने कंसीडर किया है उसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², R² से R² कैंसिल हो गया, तो हमें कुछ ये आंसर मिल गया। अब यहाँ पे k की वैल्यू रख लेंगे 1/4πε0, 4π कैंसिल हो गया, तो φ t = Q/ε0 मिला। Q कौन सा, Q ये Q कौन सा है, इनसाइड Q है, तो Q की जगह Q इनसाइड ले लिया, तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, ठीक है। φ t = Q inside/ε0। ये चीज हमें क्या बताता है, ये चीज हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है कि अगर हमें कोई भी एंक्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स ढूंढना है तो वो कितना होगा, वो होगा 1/ε टाइम्स जो भी चार्ज अंदर प्रेजेंट होगा
मल्टीप्लाई कर दो, जो भी चार्ज अंदर होगा मल्टीप्लाई विथ 1/ε0, जो भी चार्ज अंदर होगा एंक्लोज सरफेस के अंदर उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 1/ε0, तो हमें सीधा आंसर मिलने वाला है, सीधा आंसर मिलने वाला है। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। तो गॉस लॉ क्या बन के आया, टोटल फ्लक्स जो होगा वो ये दोनों के बराबर होगा, ये दोनों के बराबर है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ये इसके बराबर है, फाई टी इसके बराबर, तो क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से हम एक चीज बोल सकते हैं, कौन सी चीज, कि जो भी फ्लक्स होगा वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, जो भी सरफेस होगा उसका शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ भी शेप और साइज हो, यहाँ पे क्यू इनसाइड और एप्सिलॉन नॉट से ही हमें मतलब है, यहाँ पे डायमेंशन से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे लिखा है फाई टी नॉट डिपेंडिंग ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, और जो भी एनक्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं हम, जो भी एनक्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं हम, वो सरफेस को हम क्या बोलेंगे, वो सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो सिंपली याद रख लेना क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स। अब यही लॉ को अच्छे से समझने के लिए वापस से जो हमने न्यूमेरिकल किया था, जो लंबी लंबी कैलकुलेशन करी थी, वो ये रहा न्यूमेरिकल। क्या था, एक सिलेंडर दिया था, ठीक है, वो सिलेंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई में रखा था, यानी आई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें पूछा था फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स के लिए क्या किया था, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, सबका फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐड कर लिया था। ठीक है, हमने गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड है कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका मतलब चार्ज यहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा इसके, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक है, आई डायरेक्शन में। तो इनसाइड चार्ज कितना है, 0 है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो गया 0, यानी देखते ही हम बोल देंगे क्या कि इनसाइड चार्ज कुछ है नहीं, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 करना नहीं, इनसाइड कुछ चार्ज नहीं, तो सीधा 0 आंसर आ जाएगा। तो ये गॉस लॉ का एडवांटेज है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है उसे ये अवॉइड करता है। उसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, क्यूब दिया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है यूनिफॉर्म, वो जे डायरेक्शन में दी है, यानी वाई डायरेक्शन में दी है, फ्लक्स ढूंढना है। ठीक है, वापस से इसके अंदर कुछ चार्ज है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4, ऐसे करोगे तो भी 0 आंसर आने वाला है। और गॉस लॉ का यूज करोगे, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि फील्ड बाहर से आ रही है, चार्ज बाहर है, अंदर चार्ज 0 है, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, वापस से इक्वेशन मैंने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फाई इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो गॉस लॉ है, ये गॉस लॉ को अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है। तो सिंपली 2 कंडीशन हमें याद रखनी है कि जो भी गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे, गॉस लॉ हम कब अप्लाई कर पाएंगे, जब गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, वो कैसी भी हो सकती है, हर एक चीज के लिए अलग अलग होगी। अब कैसी होगी वो तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो भी गॉसियन सरफेस होगी वो सिमेट्री होनी चाहिए, पॉइंट चार्ज हो या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। कैसे, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, और अगर हमें गॉसियन सरफेस, ये सरफेस गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, तो कैसी होनी चाहिए, वो सिमेट्री होनी चाहिए। तो सिमेट्री लग रही है, अगर पॉइंट क्यू चार्ज इधर है और हमने ऐसी गॉसियन सरफेस कंसीडर करी तो ये सिमेट्री है नहीं, तो ये एप्लीकेबल गॉस लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। इन शॉर्ट सिमेट्री होनी चाहिए, बस चार्ज के अराउंड सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसी सरफेस हमें कंसीडर करनी है, वो कुछ भी हो सकती है लेकिन सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, कैसे कब अप्लाई कर सकते हैं, जब जो भी गॉसियन सरफेस है वो गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट चार्ज होना नहीं चाहिए। ऐसे हम नहीं कंसीडर करेंगे कि सरफेस पे पॉइंट चार्ज है। कैसे, जैसे कि ये गॉसियन सरफेस, ऐसी कौन टाइप गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है, और कैसे कंसीडर की है, पॉइंट चार्ज सरफेस पे है, सरफेस पे कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, सिमेट्री पे होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 कंडीशन याद रखेंगे सिंपली, कौन सी, पहली तो सिमेट्री होनी चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, और दूसरा कौन सा बोल दिया, कॉर्नर पे होना चाहिए, नहीं पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब ये दोनों चीज को यूज करके ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे L/2 का एक सेमी सिलेंडर दिया है, छोटा सा एक सिलेंडर दिया है L/2 डिस्टेंस का, और इसके सरफेस पे Q चार्ज रखा है, और पूछा है हमें कि ये जो सिलेंडर है L/2 का, उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो कंडीशन कौन सी है,
सेंटर में सिमेट्री पे होना चाहिए चार्ज, ये सिमेट्री पे है नहीं। तो अब सिमेट्री पे कैसे लाएंगे? चार्ज को उठा के तो बीच में नहीं ला सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो L/2 सिलेंडर है उसके ऊपर दूसरा L/2 सिलेंडर लगा देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि तब ये Q सेंटर में आ जाएगा, सिमेट्री में आ जाएगा, तब हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। गॉस लॉ अब क्या बोलता है, Q पूरे L लेंथ के सिलेंडर का क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड पे चार्ज क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या हो गया, पूरे सिलेंडर की वजह से, हमें तो L/2 सिलेंडर का ही पूछा है, तो इस पूरे सिलेंडर की वजह से कुछ होगा तो डिवाइडेड बाय 2 इतने की वजह से हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी पूरे सिलेंडर की वजह से जो होगा फ्लक्स उसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ऐसा हमें हेमिस्फीयर दिया है, आधा स्फीयर दिया है, उसके सरफेस पे प्लस Q चार्ज है और पूछा है कि ये सरफेस से फ्लक्स ढूंढो, तो कैसे करेंगे, ये गॉस लॉ का यूज करेंगे। कैसे, सरफेस पे होना नहीं चाहिए, सिमेट्री पे होना चाहिए, तो ऐसा आधा दूसरा स्फीयर हम ऊपर कंसीडर कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, अब ये सिमेट्री पे आ चुका है, सिमेट्री पे आ चुका है, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे स्फीयर का, पूरे स्फीयर से क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इनसाइड कितना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे स्फीयर का जो भी फ्लक्स होगा उसका आधा होगा ये हेमिस्फीयर के लिए, तो ये जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लो, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आखिरी पड़ाव पे ये चैप्टर के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये जो एप्लीकेशन है उसमें 3 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, किसकी वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की हेल्प से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी थी किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से ढूंढी थी, ठीक है, और डाइपोल की वजह से भी ढूंढी थी, एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। अब हम एक यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, उसकी वजह से गॉस लॉ का हेल्प करके कुछ x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे फील्ड ढूंढेंगे, जो कि इसके बराबर होगा। नेक्स्ट हम ढूंढेंगे, एक शीट ले लेंगे, पतली शीट ले लेंगे इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसकी वजह से x डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे गॉस लॉ का यूज करके उसकी एप्लीकेशन से। और लास्ट में हम एक हॉलो स्फीयर लेंगे, ठीक है, थिन स्फीयरिकल शेल लेंगे, इनसाइड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आउटसाइड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम ढूंढेंगे किसकी हेल्प से, गॉस लॉ की हेल्प से। तो ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज चालू करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, हमको क्या दिया है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दिया है और उसका लेंथ कितना है, इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट। अब कितना चार्ज है हमें पता नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यूनिट लेंथ पर चार्ज, यानी 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम पढ़ गए थे, अभी 3 चीज पढ़ गए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। उस पे से हमें क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा। पूरा क्या किया हमने, हमको पता नहीं है कितना चार्ज है, हमको पता नहीं कितना चार्ज है, लेकिन एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा वो तो पता है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज, उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q बाय L लिख लिया, तो Q का आंसर मिल गया लैम्बडा इंटू L, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, ये जो वायर है, ये जो वायर है उससे कुछ डिस्टेंस सपोज r डिस्टेंस पे, हमें यहां से यहां r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। तो क्या करेंगे, गॉसियन जो हमारा लॉ है उसका यूज करेंगे। गॉस लॉ का यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, ठीक। तो हम गॉसियन सरफेस ऐसा सिलेंडर कंसीडर कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर सिलेंडर कंसीडर किया तो ये जो हमारा चार्ज है उसके अराउंड ये सिमेट्री हो जाएगा। स्फीयर कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, स्फीयर में यहाँ पे आ जाएगा, यानी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा गॉसियन, ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने ऐसा कुछ कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है उसका लेंथ L ले लेंगे और उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस हम R ले लेंगे, यानी ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, ठीक। कैसे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो देख लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है, यानी वी आर केपेबल टू अप्लाई द गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है फाई जो है टोटल या सिलेंडर का, वो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कौन सा हो जाएगा, ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का जो चार्ज है वो Q इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। कैसे इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो फाई की वैल्यू ढूंढेंगे। फाई की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे कि भाई यहाँ से कुछ फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से सेकंड सरफेस पे से कुछ
निकलेगा, थर्ड सरफेस पे से कुछ निकलेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, phi 1 + phi 2 + phi 3। phi क्या है, ई डी ए कॉस थीटा है, तो पहले सरफेस के लिए ई डी ए कर देंगे, पहला सरफेस ये रहा, पहला सरफेस ये रहा। इसमें एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्यों भाई, ये 3 डायमेंशनल सरफेस है, परपेंडिकुलर ऑलवेज आउटवर्ड, अभी हम देख चुके हैं। और ये प्लस चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सेकंड सरफेस की बात करें तो ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसे 90, तो ये यहाँ पे 90 लिख लिया। थर्ड चार्ज ये अपना थर्ड, तो यहां से ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ऐसे है तो ऐसे ही वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, यानी कितना हो गया एंगल डी ए और ए के बीच का 0 हो गया थर्ड सरफेस के लिए। बस, तो ये cos 90 तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो e cos 0 1, तो ये थर्ड सरफेस की वजह से ये आ गया। phi t = e कांस्टेंट, बाहर डी ए निकाल दो, डी ए ऐड करते जाओ, टोटल ये मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स इसके बराबर था, टोटल फ्लक्स q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, तो q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, Q इनसाइड हमने यहाँ पे ढूंढा था, अभी Q क्या है, लैम्बडा इंटू एल है, ये L लेंथ है हमारा, ये L लेंथ, तो लिख लेंगे लैम्बडा इंटू एल, Q इनसाइड यहाँ पे लिख लिया लैम्बडा इंटू एल, ये आ गया। E एरिया किसका लेना है, तो एरिया हमें इसका लेना है, ये जो पूरा सिलेंडर है उसका एरिया लेना है, जिसका लेंथ L है और रेडियस R है। अगर इसको मैं कट करूँ, ये सिलेंडर को अगर कट करूँ और ऐसे खोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, R का ऊपर का पेरीमीटर 2 पाई आर, और ये हाइट L इंटू बी, ये एरिया पूरा कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू L, तो लिख लिया एरिया की जगह पे 2 पाई आर इंटू L, L से L कैंसिल, E को सब्जेक्ट बनाया, ये हमें मिल गया इक्वेशन। क्या, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r डिस्टेंस पे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा r डिस्टेंस पे। अब इसका दूसरा इक्वेशन भी जानना जरूरी है, तो यही इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 2 से। इससे क्या फायदा होगा, ये 2 लैम्बडा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकेंगे, तो k 2 लैम्बडा बाई r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वायर की वजह से ये जो k 2 लैम्बडा है तो कांस्टेंट हो जाएगा, वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, 1/r के प्रोपोर्शन में होगा। पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे क्या आता था, kq/r² आता था, यानी 1/r² में था, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। वायर के लिए किसके लिए है, 1/r के प्रोपोर्शन में है। तो ये डेरिवेशन शायद से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, ऐसी कुछ हमारे पास प्लेट पड़ी है, ये प्लेट पे भी बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें ढूंढना क्या है, इसकी वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वहां पे ढूंढ लिया हमने। अब यहाँ पे ढूंढेंगे x डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कितना चार्ज है वो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है वो पता लगा देंगे, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है वो पता लगा देंगे, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, उसे क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो पढ़ लिया है हमने। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज, इसको बोल देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, खत्म। इतने तक तो हमें बात समझ में आ गई है, ठीक। अब हमें तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करना है, तो गॉस लॉ अगर अप्लाई करना है तो गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। अब गॉसियन सरफेस इसके लिए कौन सी कंसीडर करें, जो सिमेट्री होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्लेन है, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन है, हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और बीच में से पास कर देंगे ऐसे करके। यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये हमारी प्लेट हो गई, यहाँ से एक सिलेंडर हमने पास कर दिया, तो ये इस सिमेट्री हो गया, ये जो प्लेट से यहाँ का डिस्टेंस और ये प्लेट से यहाँ का डिस्टेंस सिमेट्री हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे हम, ये रहा फाई सिलेंडर का, फाई टोटल साइक्लिक इंटीग्रेशन ईडीए फाई क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मालूम है। कैसे अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस, सबके थ्रू फ्लक्स ढूंढेंगे, phi 1 + phi 2 + phi 3। फाई का वैल्यू क्या है, ईडीए कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा है ईडीए कॉस, हाँ फाई फर्स्ट सरफेस, ये रहा फर्स्ट सरफेस, एरिया वेक्टर ऐसे, ये प्लेट ऐसे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, यानी ई और डी के बीच का एंगल 0, तो फर्स्ट के लिए cos 0 आ गया। सेकंड के लिए क्या होगा, प्लस ऐसे निकलेगा, इसका इरेक्टर आउटवर्ड होगा, ऐसे होगा, इनवर्ड नहीं होगा, 3D सरफेस के लिए आउटवर्ड होता है, वापस से एंगल कितना 0, ई और डी के बीच का। थर्ड सरफेस यानी काउट सरफेस, ये काउट सरफेस, ये सिलेंडर है, तो इसका कैसे होगा, इसका ये जो प्लस चार्ज है वो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, बट एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आएगा, यानी 90 डिग्री पे आएगा, तो ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 कितना होगा, 0, तो ये तो निकल गया, ठीक है। ये दोनों की वजह से बना, तो लिख लेंगे ई डी ए cos 0 1, ई डी ए cos 0 1, तो यहाँ से ई बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट डी ए, यहाँ से ई बाहर निकाल कांस्टेंट डी ए सारे ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 2EA।
अब टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? टोटल फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अच्छा, अब Q इनसाइड किसके बराबर है? तो Q इनसाइड अभी हमने देखा सिग्मा इंटू ए के बराबर, तो यहाँ पे ये हमारा इनसाइड हो गया सिग्मा इंटू ए के बराबर एप्सिलॉन नॉट, 2e ए से ए मर गया तो इक्वेशन मिला E बराबर 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक। अब ये इक्वेशन जो है वो हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है, किसकी वजह से? ये जो हमारी शीट प्लेट है इनफाइनाइटली लॉन्ग उसकी वजह से। और यहाँ पे एक बात नोट डाउन करनी जरूरी है कि शीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनफाइनाइटली लॉन्ग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे डिस्टेंस का कुछ मेंशन नहीं है। वायर के केस में 1/r के प्रोपोर्शन में था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और पॉइंट चार्ज की वजह से भी 1/r² में था। यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्यों? इनफाइनाइटली लॉन्ग है इसलिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं लास्ट डेरिवेशन की ओर कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम ढूंढेंगे किसकी वजह से? हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयरिकल शेल है या स्फीयरिकल शेल, शेल यानी अंदर से हॉलो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो अंदर की साइड कितनी होगी और बाहर की साइड कितनी होगी, वो दोनों हमें निकालनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऐसा हमें कुछ हॉलो स्फीयरिकल शेल दिया है, यहाँ पे बनाया है हॉलो स्फीयरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और हमने मान लिया है कि ये जो स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है, उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस है कैपिटल R के बराबर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब कितना वापस से चार्ज है सरफेस पे? स्फीयर के सरफेस पे कितना चार्ज है हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए। सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का? सरफेस एरिया होगा 4πr²। बस इसमें से क्यू हम चाहिए, क्यू इनसाइड चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम दो केस कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम गॉसियन सरफेस लेंगे। अगर गॉसियन सरफेस लिया, सिमेट्री, तभी तो जाके गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो गॉसियन सरफेस हम लेंगे दो केस कंसीडर करके। कैसा? पहला केस, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो ढूंढेंगे। अगर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो ये जो स्फीयर है उसके बाहर की साइड एक स्फीयर कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाहर की साइड एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा जिसका रेडियस होगा स्मॉल r के बराबर, जिसका रेडियस स्मॉल r के बराबर होगा। और ये जो रेडियस है गॉसियन सरफेस की, वो रेडियस इससे बड़ी होगी। ये जो गॉसियन सरफेस की रेडियस है वो इससे बड़ी होगी, तभी तो हम बोलेंगे कि आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम कैसे ढूंढ पाएंगे? अगर बड़ा लिया तो ही ढूंढ पाएंगे, इसलिए हम बोल देंगे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर स्मॉल r का वैल्यू बड़ा है कैपिटल R से, तो आउटसाइड का केस आ गया, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होने वाला है? अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, छोटे से डीए एरिया में से निकला, ऐसे निकला, ये भी छोटे डीए एरिया में से निकला, ऐसे रेडियली आउटवर्ड छोटे छोटे डीए एरिया में से निकलता रहेगा, ठीक। अच्छा, अब गॉस लॉ हम अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्यू इनसाइड कितना है मालूम नहीं है, तो सीधा हम यही इक्वेशन अप्लाई करते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, जहां पे कॉस थीटा, थीटा क्या है? ई और डी ए के बीच का एंगल, ई और डी एक ही डायरेक्शन में, यानी जीरो है, कॉस 0 1 हो गया, तो टोटल फ्लक्स हो गया ई, बाहर निकाल लिया कांस्टेंट डी ए ज्वाइन करते गए तो बन गया ए, यानी क्यू इनसाइड। अब फाई टी क्या है? फाई टी है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। कौन सा इक्वेशन है? कौन सा इक्वेशन है? फाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टी का वैल्यू किसके बराबर? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई टी का वैल्यू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डी ए हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो हमारा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्यू इनसाइड की वैल्यू रख लेंगे। क्यू इनसाइड कितनी है? सिग्मा 4πr²। तो यहाँ पे रखा है सिग्मा 4πr²। एप्सिलॉन नॉट ई ए। एरिया किसका लेना है? एरिया हमें लेना है गॉसियन सरफेस का, जिसका रेडियस r है। गॉसियन सरफेस स्फीयर है, 4π स्मॉल r², है, ठीक है। 4π स्मॉल r², 4π से 4π कैंसिल, ई को सब्जेक्ट बनाओ, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यही इक्वेशन हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इसे हम यहाँ पे ले जाते हैं, ई को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? क्यू इनसाइड, ए नीचे चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ए की वैल्यू रख देंगे। ए कौन सा है? गॉसियन सरफेस का एरिया है, 4πr², ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड बाय r²। 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा kq बाय r²। ये जो kq बाय r² है, ये तो हमने अभी पढ़ा, ये तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की
वजह से r डिस्टेंस पे, ठीक है। और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्फेरिकल सेल भी बना रहा है r डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्फेरिकल सेल के ऊपर जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है? क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो पॉइंट चार्ज के बराबर आ रही है। यानी कि ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो एक सेंटर पे, ये स्फीयर के सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ है और r डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है kq/r² जो कि पॉइंट चार्ज के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्फीयर पे हमें, ये तो क्या हुआ, स्फीयर के आउटसाइड कोई पॉइंट r पे हमें मिला, यहां पे मिला kq/r²। अगर स्फीयर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये r की जगह हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल R। भाई यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है r, अगर यहाँ पे चाहिए तो ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख लेंगे। यानी सरफेस पे कितना मिलेगा, kq/R²। यानी ये स्फीयरिकल सेल है, ये स्फीयरिकल सेल है, उसके सरफेस पे कितना मिलेगा, kq/R²। और जैसे यहाँ से दूर जाते जाएंगे, यानी कि r बढ़ाते जाएंगे, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। जैसे दूर जाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती गई। यानी ये सरफेस से जैसे r डिस्टेंस हम दूर जाते गए, ऐसे 1/r² में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड केस की ओर, इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड यानी अब ये जो स्फीयर है उसके अंदर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। ये जो स्फीयर है जो r रेडियस का था, हमारा r रेडियस का था, उसके अंदर हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, ये स्मॉल r वाला। यानी अगर ये स्मॉल r है वो r से छोटा हो, स्मॉल r से छोटा हो, तो किसकी बात करेंगे, हम इनसाइड की बात करेंगे। इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, डायरेक्टली गॉस लॉ अप्लाई करो। टोटल फ्लक्स फाई क्या होता है, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, q इनसाइड। यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस है, अंदर का स्फीयर है, क्या उसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं है। इसका मतलब q इनसाइड 0, तो फ्लक्स कितना मिल गया, 0। अब फ्लक्स का इक्वेशन हमें पता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए या EDA cos थीटा, ठीक है। EA है, अब फाई तो 0 है, इसका मतलब या E 0 होना चाहिए या A 0 होना चाहिए, तभी फाई 0 आएगा। अब E 0 हो सकता है, A कभी भी 0 नहीं हो सकता। A क्या है, A तो गॉसियन सरफेस का एरिया है, यानी A कभी भी 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब निकलता है फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगी इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो इनसाइड यानी ये वाली बात कर रहे हैं, ये इनसाइड फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे बनाया है 0 इनसाइड फील्ड होगी। इनसाइड फील्ड के लिए ये जो r है वो कैसा होगा, ये r छोटा होगा इससे, ये जो r होगा छोटा होगा इससे। तो ऐसा कुछ डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में टू गेट दी फुल मार्क्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।